नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है। राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और लोकतंत्र, इसमें मतदान के बारे में, जनता की सहभागिता और जनता को सरकार के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार। सामाजिक आंदोलन किसको कहते हैं? तो किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है। यानी सामाजिक आंदोलन का अर्थ ये होता है कि किसी देश या समाज में अपने हित के लिए मिलकर के जो सामूहिक प्रयास किया जाता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, वो कहलाता है सामाजिक आंदोलन। भारत में भी हाल ही में कुछ सामाजिक आंदोलन हुए, उसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन। तो नियमगिरी आंदोलन क्या था, डोंगरिया कोंडाओं ने आंदोलन क्यों किया था, इसी को हमको इस पाठ में पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नियमगिरी है कहाँ। नियमगिरी ये छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा है और उड़ीसा का ही एक जगह है नियमगिरी। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर इस इलाके में आदिवासी वनांचल के लोग ही रहते हैं। आदिवासी जनजाति के लोगों का निवास है। नियमगिरी में उड़ीसा की सरकार ने ये पता लगाया, ये खोज लगाया कि इस नियमगिरी पहाड़ी में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। तब सरकार ने इस बॉक्साइट को निकालने के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया। इस बात के लिए करार में समझौता किया कि इस क्षेत्र से बॉक्साइट को निकालना है। और जब ये करार हुआ, ये 2004 में, कंपनी है, ये वेदांता कंपनी थी, तो इस वेदांता कंपनी को नियम से वन विभाग से अनुमति मिला था। क्योंकि ये वनांचल प्रदेश है, इसलिए वन विभाग से इनको अनुमति मिला था। इस कंपनी को, कंपनी ने वन विभाग से अनुमति लेकर के एक निश्चित तारीख को यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। ये निश्चित तारीख थी 27 जनवरी 2009। 27 जनवरी 2009 को इस कंपनी ने उत्खनन कार्य जो है करने के लिए इस नियमगिरी पहाड़ी पर बुलडोजर और अन्य मशीन लेकर के यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए पहुँच गए। जैसे ही ग्रामीणों को पता चलता है कि इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य प्रारंभ होगा, पहाड़ी इलाका को उत्खनन किया जाएगा, खोदा जाएगा, तो यहाँ लगभग 10,000 की संख्या में स्त्री व पुरुष इस पहाड़ी क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और उस कंपनी को उत्खनन कार्य करने के लिए मना करते हैं। ये लोग पहाड़ को, नियमगिरी पहाड़ को चारों ओर से घेर लेते हैं और लगभग 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना करके 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना करके इस पहाड़ी को घेर लेते हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि यदि हम मानव श्रृंखला बनाएंगे तो कोई हम पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। आदिवासियों के इस प्रकार से मानव श्रृंखला बनाए जाने के कारण यहाँ जो कंपनी के कर्मचारी गए थे वो भी दंग रह जाते हैं कि अब इनका क्या किया जाए। तो ये तो है नियमगिरी का मामला। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो नियमगिरी
पहाड़ी है, यहाँ पर उत्खनन करने के पक्ष में सरकार की क्या दलील है और जो जनजाति है वो उत्खनन करने के पक्ष में क्या दलील देती है। तो सबसे पहला हम समझते हैं सरकार का पक्ष क्या है। सरकार का कहना ये है कि चूंकि यहाँ पर नियमगिरी पहाड़ी में बॉक्साइट का खदान है, तो विकास की जो परियोजना है, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए परियोजना बनाई जाती है। तो देश के विकास की परियोजना के लिए इस क्षेत्र में उत्खनन करना अति आवश्यक है। ये सरकार का पहला तर्क है। दूसरा तर्क सरकार ये देती है कि इस क्षेत्र में 75 मेगावाट की बिजली संयंत्र स्थापित होगी। इन्हें इस क्षेत्र में 75 मेगावाट का बिजली संयंत्र ये स्थापित होगा। फिर सरकार का ये कहना है कि इसमें 4000 करोड़ का बजट होगा और 4000 करोड़ से ये परियोजना चलेगी। तो जब 4000 करोड़ सरकार निवेश करेगी तो इस 4000 करोड़ से स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए इसका स्थापना होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ सरकार और ये तर्क देती है कि इस परियोजना में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन वाली एल्युमिनियम जो है ये मिलेगा। फिर 3 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट मिलेगा। और ये जो बिजली घर स्थापित किया जाएगा 75,000 मेगावाट, ये उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है यहीं पर इसकी स्थापना होगी। इन्हें कुल मिला के सरकार का ये कहना था कि यदि नियमगिरी में उत्खनन होता है तो उस क्षेत्र का चारों ओर विकास होगा, जिसमें खदान से बॉक्साइट निकलेगा, एल्युमिनियम बनेगा, उससे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। फिर 75 मेगावाट बिजली संयंत्र लगेगा, 4000 करोड़ सरकार निवेश करेगी और इस निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार दलील देती है यहाँ पर उत्खनन करने की। सरकार की इस दलील का जवाब ग्रामीण जनता क्या देती है? तो ग्रामीण जो जनता है इनका पक्ष क्या होता है? ग्रामीण जनता का पक्ष यहाँ पर उत्खनन ना करने के लिए ये क्या क्या दलील देते हैं। तो पहला दलील ये लोग ये देते हैं कि जो नियमगिरी पहाड़ी है, नियमगिरी एक पहाड़ी है और ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये इनकी आस्था से जुड़ी है। नियमगिरी इनकी आस्था से जुड़ी है। अब आस्था क्या है? धार्मिक आस्था है इनकी। तो इनका कहना यह है कि नियमगिरी की स्थापना कैसे पड़ी? नियमगिरी की जो नाम है, नियमगिरी नाम क्यों पड़ा? तो इसके पीछे में एक कहानी है। यहाँ पर पेनु नामक राजा था। पेनु नामक राजा था और इस राजा को सब नियम राजा के नाम से जानते थे। जब तक था ये बढ़िया नियम से देश को चलाता था, अपने क्षेत्र को चलाता था। जब ये राजा की मृत्यु हो जाती है तो इन आदिवासियों में, आदिवासी के प्रकार को भी देख लेते हैं। 3 प्रकार के आदिवासी हैं। एक है डोंगरिया कोंड, आदिवासियों का नाम इस क्षेत्र में रहने वाले डोंगरिया कोंड। दूसरा है डोंगरिया कुत, डोंगरिया कुत, ये आदिवासी जनजाति है। तो इन्हीं लोग का मानना ये था
कि नियमगिरी पहाड़ी इनकी आस्था से जुड़ी है। नियमगिरी नाम पड़ा है यहाँ पर पेनु नामक जो राजा राज करता था, तो इसको सब वहाँ पर नियम राजा के नाम से जानते थे और इसीलिए इस पहाड़ी का नाम नियमगिरी रख दिया गया। राजा की मृत्यु के बाद भी इनको ये लगता है कि इस क्षेत्र में राजा आज भी उनकी रक्षा करते हैं और राजा जो है आज भी यहाँ पर घूमते रहते हैं और राजा इनकी रक्षा करते हैं। तो यदि इस पहाड़ी में उत्खनन होगा तो राजा जो है ये चूँकि उस क्षेत्र में निवास करते हैं तो इनको आहत पहुँचेगी, इनको ठेस पहुँचेगी, जो भी धार्मिक आस्था से लेकर इन्होंने इस क्षेत्र को देखा है। ये पहला तर्क ये रखते हैं। दूसरा तर्क ये देते हैं कि दूसरा तर्क इनका कारण ये है कि नियमगिरी जो है ये वनांचल है और इस वनांचल से, जंगल से इनको आजीविका के साधन प्राप्त होते हैं। आजीविका के साधन मतलब वन से प्राप्त, वन से फल फूल, फिर वन्य जीव, झील, नदी, नाले, ये सबसे इनको आजीविका की प्राप्ति होती है। जब यहाँ पर संयंत्र लग जाएगा तो इनका यहाँ से इनके आजीविका के साधन छीन जाएंगे। ये दूसरा तर्क देते हैं। फिर तीसरा तर्क ये देते हैं कि यदि इस क्षेत्र में उत्खनन होगा तब इनको विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित होना मतलब इनको दूसरी जगह बसना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, दूसरी जगह जाकर बसना पड़ेगा, तो इनका अपने क्षेत्र से नाता टूट जाएगा। तो ये सब तीन तर्क देते हैं आदिवासी लोग कि इन तीन तर्कों के कारण, मतलब पहला नियमगिरी का राजा का तर्क, दूसरा है इनकी आजीविका छीनने का तर्क और तीसरा है उनको विस्थापित होने का डर। तीन कारण से यहाँ के आदिवासी बोलते हैं कि नहीं, इस क्षेत्र में उत्खनन नहीं होना चाहिए। ये तो था सरकार का पक्ष और आदिवासियों का पक्ष। अब इसमें आगे क्या होता है हम ये देखते हैं। तो ये आंदोलन फिर धीरे धीरे जोर पकड़ता है और देश के कई समाज सेवी लोग इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में इन आदिवासियों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और इस याचिका में जो दलील दिया जाता है उसमें ये तर्क किया जाता है कि यहाँ पर उत्खनन नहीं होना चाहिए। बाद में भी सरकार एक समिति बनाती है। ये समिति जब सरकार बनाती है तो ये समिति के द्वारा जांच किया जाता है और समिति अपने जांच में ये पाती है कि नियमगिरी में जो उत्खनन हुआ है उसमें पीसा एक्ट का पालन नहीं किया गया है। अब पीसा एक्ट क्या है? तो पीसा एक्ट में जो जनजाति बाहुल्य है, ये जनजाति ग्राम सभाओं में जनजातियों को ग्राम सभाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। कुछ अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का उपयोग इनको करने के लिए नहीं दिया गया है, ये पता चलता है। पीसा एक्ट क्या है इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो समिति के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है। अब इसमें नियमगिरी के जो आदिवासी हैं लगातार जुलूस, धरना, प्रदर्शन ये सब करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है, ये निर्णय देता है कि ये पीसा एक्ट का पालन करवाते हुए फिर से
वहाँ पर ग्राम सभाओं में मतदान करवाया जाए। ग्राम सभाओं में क्या मतदान करवाया जाए कि आदिवासी लोग यहाँ पर उत्खनन के पक्ष में है या विपक्ष में है, ये मत देंगे। और यदि दोनों में से कहीं पर भी ज़्यादा मत पड़ेगा तो फिर वही बात सरकार मान लेगी। अब फिर यहाँ पर ग्राम सभाओं में मतदान करवाया जाता है। ग्राम सभा क्या है शायद आपको पता होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर, इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का कम से कम 12 ग्राम सभाओं में ये पारित होना चाहिए, ये शर्त रखा गया था। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच ये शामिल होते हैं। ग्राम सभा में 18 वर्ष के ऊपर जिनको मताधिकार प्राप्त होता है वे शामिल होते हैं। तो हर ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर जिनको मताधिकार प्राप्त था, वोट देने का प्राप्त था, उनसे मतदान करवाया गया। और बाद में यहाँ पर उत्खनन न हो इसके पक्ष में मत पड़ा और फिर इस क्षेत्र में सरकार को उत्खनन जो है बंद करवाना पड़ा। तो ये आंदोलन आदिवासियों, वनांचल के आदिवासियों के द्वारा लड़ा गया आंदोलन था। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी उनको उपलब्धि प्राप्त होती है कि जो उत्खनन कार्य होना था नियमगिरी में वो बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। जन आंदोलन ये पहला जन आंदोलन हुआ था जिसमें जनता की विजय हुई थी। तो हम लोगों ने देखा नियमगिरी आंदोलन क्या है, नियमगिरी आंदोलन में सरकार का पक्ष क्या है और वहाँ की जनता का पक्ष क्या है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को क्या फैसला देना पड़ा और ग्राम सभाओं ने किस तरह से उत्खनन के विरोध में मतदान, उत्खनन ना हो इसके लिए मतदान किया और अंत में अपने द्वारा चलाई गई जन आंदोलन में विजय प्राप्त कर ली। तो ये तो है नियमगिरी का आंदोलन। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार क्या है। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ, सूचना के अधिकार किस राज्य में कब कब लागू हुआ, ये सबको हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।